नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में बड़ी आतंकी घटनाओं के खिलाफ आज जम्मू में 2 हाई लेवल मीटिंग हुई है। आर्मी चीफ ने यहां पुलिस और बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ में सुरक्षा इंतजामों पर मंथन किया। जम्मू के जंगल में छिपे आतंकियों को तलाशने के लिए अब सेना ने पैरा कमांडोज को भी तैनात कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सेना, पुलिस और प्रशासन मिलकर अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आतंक पर लगाम लगाने के मकसद से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज जम्मू का दौरा किया। जम्मू पहुंचने के बाद आर्मी चीफ सबसे पहले पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस प्रकार से जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, उसको लेकर सुरक्षा तंत्र हो, सरकारी तंत्र हो, वो कहीं ना कहीं नई रणनीति बनाने में लगे हैं और प्रयास यही है कि आतंक को यहां पर कामयाब नहीं होने दिया जाए। उसको लेकर किस प्रकार के प्रयास करने हैं उस पर मंथन चल रहा है। और अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल के समय में चाहे जम्मू संभाग का डोडा जिला हो, कठुआ जिले के पहाड़ी क्षेत्र हो, यहाँ राजौरी पुंछ जो कि दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, जहाँ घने जंगल है, वहां पर आतंकवाद जो है बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में डोडा और आसपास के इलाकों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में आर्मी के कुछ जवान और अफसर शहीद हो गए। इन घटनाओं को बेहद संजीदगी से लेते हुए जम्मू में आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अफसरों के साथ आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। आतंकवादी कश्मीर की जगह जम्मू को अपना जो है केंद्र बिंदु बना रहे हैं और जम्मू संभाग के जो दुर्गम पहाड़ी स्थान है वहां पर आतंकी हमले कर रहे हैं। तो सुरक्षा तंत्र हो या सरकारी तंत्र हो, काफी चिंतित है। और आप समझिए इस बात को कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं 30 जून को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और तब से लेकर अब तक, यानी कि अभी 1 महीना भी उनका नहीं हुआ है कार्यभार संभाले हुए, और इसी बीच वो 2 बार यहां पहुंच चुके हैं। आज जो ये इनका दौरा है, ये दूसरा दौरा है। पुलिस मुख्यालय पर मीटिंग के बाद आर्मी चीफ दूसरे अधिकारियों के साथ राजभवन पहुंचे और वहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सरहद पार से आए करीब 50 आतंकी जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं। छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर ये आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इन आतंकियों को तलाशने के लिए आर्मी ने 500 पैरा कमांडोज को भी तैनात कर दिया है। आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। आतंकी हमलों से जवानों को बचाने के लिए सेना ने 200 बख्तरबंद गाड़ियां भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तैनात की है। जम्मू कश्मीर में बढ़ी आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी भी जम्मू कश्मीर के हालात पर मंथन कर चुकी है। गृह मंत्री ने सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करते हुए आतंक को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया है। एक ठोस नीति, एक ठोस रणनीति बनाई जा रही है ताकि जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र जहां पर आतंक अपना सिर एक बार फिर से उठा रहा है, यहां पर इस आतंक के सिर को जल्द से जल्द कुचला जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ मुहिम की शुरुआत की। इस अभियान के तहत एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए गए। पूरे प्रदेश के तमाम सरकारी विभाग, स्कूल और संस्थान इस अभियान का हिस्सा बने। लखनऊ में इस अभियान के जरिए एक नया ग्रीन बेल्ट भी डेवलप किया जा रहा है। पर्यावरण बचाने की इस कोशिश के साथ ही एक कीर्तिमान भी उत्तर प्रदेश के नाम के साथ जुड़ गया। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सीएम ने लखनऊ में कुकरेल नदी के करीब सौमित्र वन में एक पौधा लगाकर पूरे प्रदेश में पौधारोपण के एक मेगा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है। मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि जब एक पेड़ मां के नाम पे लगा रहे हैं तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमें रखनी पड़ेगी। इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भी, और पेड़ बचाएगा बचेगा
तो पर्यावरण भी बचेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है, एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की विभीषिका से हम बच पाएंगे, जीव जगत को बचा पाएंगे, जीव जंतुओं को हम बचा पाएंगे। लखनऊ में जिस जगह से इस अभियान की शुरुआत हुई, वहां पहले एक अवैध बस्ती थी, लेकिन अब प्रशासन की कोशिशों से इस पूरे इलाके को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जा रहा है। कुछ महीने पहले तक लखनऊ के इस इलाके में घनी बस्ती थी, नाम था अकबर नगर। रहने वाले कई सालों से रह रहे थे, लेकिन किसी के पास रजिस्ट्री नहीं थी। लेकिन अब इस पूरे इलाके में ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जा रहा है और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान की शुरुआत यहां से की है और अब यह कुकरेल नदी पुनर्जीवित कर एक ग्रीन बेल्ट, एक हरे भरे क्षेत्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे अभी जो ग्रीन बेल्ट डेवलप की जा रही है, इसमें मियावाकी फॉरेस्ट भी है, इसके पीछे जो है वहाँ भी डेवलप की जाएगी और भीकमपुर में नगर निगम करेगा। आपने देखो डिवाइडर्स वगैरह सब नगर निगम ने लिए हैं और आज प्लांटेशन भी हुआ है। तो इसका जो पर्पज ये है कि देखिए अभी जो भीषण गर्मी पड़ी है उसका एक ही सोल्यूशन है कि जितने हम लोग पौधे लगा लें, और अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तो फिर ये इससे नेचर के साथ हम लोग लड़ नहीं सकते। अर्बन फ्लडिंग का सोल्यूशन भी इसी में है कि जितना एरिया ग्रीन बेल्ट में आ जाएगा उतना ही जमीन पानी को ऑब्जॉर्व करेगी, नीचे भी रिचार्ज करेगी और फ्लडिंग भी नहीं। इस मुहिम के तहत सीएम योगी ने लोगों से पौधा लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण के इस अभियान में सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरकारी ऑफिस, स्कूल और दूसरी संस्थाओं को इस मुहिम में शामिल किया गया। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पहाड़ हो या मैदान, मानसून हो मेहरबान है। गुजरात में चारों तरफ पानी है तो महाराष्ट्र में आफत की बरसात है। इस बीच गर्मी से राहत भी है, किसानों के चेहरों पर मुस्कान भी है, लेकिन राहत से आफत बनी बारिश में कहीं कहीं मुश्किलों से सामना भी करना पड़ रहा है। पूरे देश पर मॉनसून इन दिनों कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, सब तरफ पानी ही पानी है। गुजरात में मॉनसून की मेहरबानी का आलम कुछ ऐसा है कि जूनागढ़ से लेकर जामनगर और जामनगर से लेकर पोरबंदर तक नजर दौड़ाएं तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। गुजरात में कई जगह एक दिन में 8 इंच तक बारिश हो गई है। जामनगर की इन तस्वीरों में सुनाई दे रही ये आवाज काफी है। यहाँ बारिश के बाद पैदा हुए हालात बताने के लिए जोरदार बारिश के बाद आई इस प्रचंड जलधारा ने सिर्फ खेतों जंगलों को ही जलमग्न नहीं किया, बल्कि बस्ती की बस्ती इस बाढ़ के पानी में डूबती नजर आ रही है। हालांकि जामनगर में बारिश से किसानों के अंदर खुशी है, लेकिन बाढ़ के चलते परेशानियों से आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। जूनागढ़ के ग्रामीण इलाकों में इतनी बारिश हुई है कि मंगरोल, बंथली, केशोड़, मालिया जैसे गांव अपना पता ढूंढ रहे हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। यही नहीं, जूनागढ़ के मंगरोल इलाके के प्रसिद्ध कामनाथ मंदिर के शिवलिंग तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में भी गुजरात में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में पिछले 1 दिन की बारिश में जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें 2 दिन और अगर ऐसी बारिश होती है तो हालात बिगड़ सकते हैं। गुजरात के पोरबंदर इलाके के हालात भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। यहां भी 24 घंटे के अंदर 14 इंच बारिश होने से शहरी इलाके से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सिर्फ पानी के दीदार हो रहे हैं। कम समय में तेज बारिश के कारण कई लोग बाढ़ के पानी में अपने घरों में फंस भी गए थे, जिनमें 2 लोगों को दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया था। महाराष्ट्र में भी बारिश का हाल लगभग ऐसा ही है।
मुंबई में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी इतना गिरा है कि यहाँ का अंधेरी सबवे डूब गया है। सुबह से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के चेंबूर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं चेंबूर इलाके की सड़क बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई है। जितनी भी जो खासकर छोटी गाड़ियां उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे करीब 1 से 1.5 फीट तक जो है पानी जमा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुंबई का चाहे वो अंधेरी सबवे हो या फिर मलाड सबवे हो, उन सभी जगह पर भी पानी भर गया है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर दोनों सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक इसी तरह तेज बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कहीं न कहीं मुंबईकरों को भी सुरक्षित रहना होगा। सिर्फ मुंबई ही नहीं, नागपुर में भी बरसात मुसीबत बनकर आई। यहाँ बाजारों में, गलियों में पानी भर गया है। नागपुर के नाले ओवरफ्लो हो गए और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। जगह जगह पानी भर गया और लोग इस बारिश से जूझते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने नागपुर सहित विदर्भ के कई जिलों के लिए सोमवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदान तो मैदान, पहाड़ों पर भी बारिश का यही रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें बंद हो गई हैं। बागेश्वर के मेहरबुंगा में सरयू नदी के तट पर चट्टान में फंसी गाय का फायर पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऊपर चट्टान, नीचे सरयू की प्रचंड लहरों और इनके बीच कैसे फायर यूनिट के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। केदारनाथ में भी बारिश होने से घना कोहरा सा छाया हुआ है। आज सीएम धामी को भी केदारनाथ आना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते धामी यहां नहीं पहुंच पाए। मॉनसूनी सीजन के चलते केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। इधर हिमाचल में बरसात की गति धीमी बनी हुई है। पूरी बरसात में यहां अभी तक सामान्य से 40% तक कम बादल बरसे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं और 22 और 23 जुलाई को कुछ जिलों में कुछ एक जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त माह की शुरुआत में मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। और अब दक्षिणी राज्यों की ये 3 तस्वीरें देखिए, जो बारिश के बाद पैदा हुए हालात बयां करती हैं। इसमें एक तरफ आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बारिश के बाद जल जमाव के हालात हैं, तो केरल के वायनाड में पूरी की पूरी बस्ती बाढ़ में घिरी है। उधर तमिलनाडु के नीलगिरी में बारिश का कहर विशाल पेड़ों पर टूट रहा है। देश भर में बारिश का आलम लगभग एक सा है। गर्मी से राहत देने वाले मॉनसून के आने से जहां एक तरफ खुशी है, तो वहीं ये कहीं न कहीं आफत का सबब भी बना हुआ है। हालांकि लोग आसमानी आफत से जूझने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब गुड न्यूज पंजाब से है, जहां महिलाएं बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर। पंजाब पुलिस के जवानों के लिए महिलाएं तैयार कर रही हैं वर्दी। इसका फायदा जवानों को भी हो रहा है। पहले एक यूनिफॉर्म जहां 3 से 3,500 हजार में मिलती थी, वहीं अब एक यूनिफॉर्म सिर्फ 1100 रुपए में मिल रही है। इससे महिलाओं को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। ये बदलते पंजाब की तस्वीर है। अब पंजाब पुलिस के जवान पहनेंगे महिलाओं के हाथ से बनाई हुई वर्दी। इसकी शुरुआत संगरूर से हो चुकी है। साल 2022 में संगरूर प्रशासन की ओर से पहल नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसमें गांव की महिलाओं को जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में कपड़ा सिलाई से लेकर ऑर्गेनिक खेती, अचार बनाना जैसे काम शामिल थे। सबसे पहले महिलाओं के इस ग्रुप ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद अब इन महिलाओं को पंजाब पुलिस की वर्दी सिलाई करने का ऑर्डर भी मिला और इन्होंने पुलिस के जवानों के लिए 350 वर्दी भी तैयार की।
पंजाब पुलिस पहनेगी अब पंजाब के गांव के महिलाओं के हाथ की बनी वर्दियां। इस समय हम संगरूर के अकालगढ़ गांव में खड़े हैं, जहां से एक शुरुआत हुई है कि अब पंजाब पुलिस की जो वर्दी है वो गांव की महिलाएं बनाएगी। इसको लेकर अब ट्रायल के रूप पर जो पुलिसकर्मी हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी वर्दी का ट्रायल लिया जा रहा है कैसी बनी है। लेकिन इसी को लेकर आप देखिए कि 2022 में इस पहल प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, जो पंजाब का पहला जिला संगरूर बना था जहां से सिर्फ स्कूल की वर्दियां थी, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा ऑर्डर है जो पंजाब पुलिस का मिला है, जहां पर 350 पंजाब पुलिस के कर्मियों की वर्दियां हैं वो जो महिलाएं तैयार कर रही हैं, जहां पर फुली ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं इन महिलाओं को सरकार की ओर से प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसके चलते जो अभी देखिए जहां पर भी एक वर्दी है वो तैयार हो रही है, और दूसरी ओर जहां पर देखा जाए तो जहां पर स्कूल की वर्दी तैयार हो रही है, ये फुली ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जहां पर स्टिचिंग का काम, वहां पर बटन लगाने का काम फुली ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। और इसी के चलते स्कूल के बच्चों की जो सर्दी में पहनने वाले स्वेटर हैं वो या जैकेट हैं वो भी जहां पर तैयार होती है। और बात की जाए तो ये संगरूर पंजाब का एक पहला ऐसा जिला है जहां से अब महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, जहां की महिलाएं 12,000 से लेकर 18,000 रुपए प्रति महीने की इनकम कर रहे हैं। इस पहल से पंजाब पुलिस के जवानों को अब ये वर्दी काफी सस्ती पड़ेगी। पहले जहां एक वर्दी करीब 3,500 रुपए की आती थी, अब ये वर्दी 1,100 रुपए में आएगी। इसमें सिलाई करने वाली महिला को 500 रुपए मिलेंगे। खास बात यह है कि वर्दी की गुणवत्ता और सिलाई पहले से बेहतर है। ऐसी वर्दी पाकर जवान भी बेहद खुश हैं। सर वर्दी हम बाहर से सिलवाते थे, कपड़ा बाहर से खरीद के फिर बाहर किसी टेलर के पास जाते थे, वो कपड़ा भी थोड़ा महंगा मिलता था और जो सिलाई होती थी वो भी महंगी होती थी। तो अब जो पहल स्कीम के अंडर हमने वर्दी सिलाई है, इट्स वेरी अफोर्डेबल। कपड़ा बहुत अच्छा है, चुभता भी नहीं है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, प्लस अफोर्डेबल भी है। राज्य सरकार का इरादा इस प्रोजेक्ट को अब पूरे पंजाब में लागू करने का है। इससे पंजाब के हर जिले के गांव की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाएं सिलाई का काम करके 10 से 20 हजार रुपए महीना कमा सकेंगी। इस अभियान से महिलाएं खुश हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 11-12,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। संगरूर के अकालगढ़ गांव की ये महिला अपनी खुशी का इजहार करते हुए बता रही हैं कि अब तो 12,000 रुपया कमा रही हैं, समय अच्छा कट रहा है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज रही हूँ। तो ये संगरूर में बहती बदलाव की बयार है, जो धीरे धीरे पंजाब में अपना असर दिखाएगी और महिलाओं के लिए खुशहाली लाएगी। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सावन की। शिव भक्तों का जत्था निकलने लगा है, हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे हैं। भगवा रंग के कपड़ों में भक्त गंगा का जल लेने जा रहे हैं। 22 जुलाई को सावन के महीने की शुरुआत होते ही शिव मंदिरों में यह जल अर्पित किया जाएगा। ये यात्रा सुगम हो, शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी तैयारी है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा दोनों की तैयारी पूरी कर ली है। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। आस्था के रंग से सज रहे हैं भोले बाबा के धाम। चारों ओर नजर आ रही है भक्ति, उमंग और उल्लास की छटा। मान्यता है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से पूरे साल के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था और मान्यता से सराबोर श्रद्धालुओं के सामने भरपूर मौका होता है भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का। बस इसी आस के साथ सावन में हर मंदिर, शिवालयों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी सावन के महीने में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सावन के महीने में यहाँ आए भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2022 का जो श्रावण मास था उसमें कुल 1 करोड़ 1 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए थे। वर्ष 2023 में 1 करोड़ 63 लाख लोगों से अधिक लोगों ने यहाँ दर्शन किए थे। इस वर्ष 2024 में 5 श्रावण सोमवार पड़ेंगे, तो यह भी हम लोग ऐसी आशा हमें है कि 1 करोड़
50 लाख के आसपास लोग, 1 से 1.5 करोड़ के बीच में लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। तो उनके लिए जो प्रतिवर्ष व्यवस्था की जाती है उसी व्यवस्था को और हायर अप किया जा रहा है, स्केल अप किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अंदर हमने जिगजैग की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिससे जो बाहर लोग दर्शनार्थी लाइन में लगते हैं उनको बाहर जो समस्याएं होती हैं उससे निजात मिले और अधिक से अधिक लोगों को हम अंदर अपने मंदिर के परिसर के भीतर अकोमोडेट कर सकें। जो जिगजैग में लगे हुए या रेलिंग में लगे हुए लोग रहेंगे, सभी दर्शनार्थियों के लिए अधिक से अधिक एयर कूलर, वाटर कूलर, ORS घोल इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग सुविधापूर्वक यहाँ प्रतीक्षा नहीं कर सकें दर्शन की और दर्शन का आनंद ले सकें। सावन शिव को प्रिय है और इसलिए शिव की पूजा के लिए सावन का विशेष महत्व है। 22 जुलाई सोमवार से सावन शुरू हो रहा है, इसलिए एक ओर शिव मंदिरों में पूजा पाठ की तैयारी है तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा की भी तैयारी है। शिव भक्त कांवड़िये सावन का महीना लगते ही अपनी कांवड़ यात्रा शुरू कर देते हैं। वो जल भर कर लाते हैं और शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ियों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस अधिकारी खुद मौके पर जाकर तैयारियों का न सिर्फ जायजा ले रहे हैं बल्कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। आज जो निर्देशन किया गया है, ये आने वाले कांवड़ का जो मेला आरंभ होना है और उस संबंध में जितने भी ट्रैफिक यहाँ पे चलेगा उसकी व्यवस्था को देखने के संदर्भ में आज ये सभी लोग अधिकारियों द्वारा देखा गया, उच्च अधिकारियों द्वारा। जो शुरुआत है कांवड़ से संबंधित ट्रैफिक के आने की, वो 22 तारीख को पहला हमारा सोमवार पड़ रहा है। 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ही चलेगा। ट्रैफिक के संबंध में जो अगर प्रयागराज कमिश्नरेट का आप मानचित्र देखेंगे तो प्रयागराज से बनारस जाने वाला जो हंडिया का मार्ग है उसमें जो उत्तरी लेन है उसको कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया जाता है और जो दक्षिणी लेन है उस पर दोनों साइड पर ट्रैफिक चलाया जाता है। ये प्रतिवर्ष इसी प्रकार से व्यवस्था रहती है, उसकी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। पुलिस फोर्स का व्यवस्थापन वहाँ पे कर दिया गया है। इसी प्रकार से रास्ते पे पड़ने वाले जितने भी हमारे विश्राम गृह होते हैं वहाँ पे भी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। एक अंतर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें जो अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो रोड है जो टूटी हुई हैं उनके बारे में, और जो CMO साहब हैं वो एम्बुलेंस का व्यवस्थापन करते हैं। इसी प्रकार से फायर सेफ्टी को देखते हुए जो फायर टेंडर्स का व्यवस्थापन किया जाना है और साथ ही साथ रूट डाइवर्जन व्यवस्था, जिसमें भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो निषेध किया जाता है कमिश्नरेट में पीक डेज से पहले। ये सब तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जो कांवड़ का हमारा आयोजन होगा उसको पूर्णतः अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। हरिद्वार में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। यहाँ हर की पौड़ी से शिव भक्त जल भरकर शिवालयों की ओर जाते हैं। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए हर की पौड़ी पर पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कल है गुरु पूर्णिमा। इस मौके पर देश के मंदिरों की रौनक दिखते ही बनती है, लेकिन साईं धाम की छटा बेहद निराली होती है। गुरु पूर्णिमा के लिए साईं के भक्त दूर दूर से शिरडी आ रहे हैं। शिरडी में भक्तों का जमावड़ा है और साईं धुन बज रही है। पुणे से 1,500 श्रद्धालुओं का जत्था साईं की पालकी के साथ शिरडी में दाखिल हुआ तो नजारा देखते ही बना। गुरु पूर्णिमा के लिए साईं के भक्तों में चरम पर उत्साह। फूलों से सजी साईं के पालकी के सामने नाचते दिखे श्रद्धालु। ढोल नगाड़े के ताल पर झूमते दिखे साईं भक्त। भक्त 225 किलोमीटर पैदल चले लेकिन चेहरे पर नहीं दिखी थकान। नाचते गाते पुणे से चले 1,500 श्रद्धालु पहुंचे शिरडी धाम। जब भक्त पहुंचे शिरडी धाम, नजारा बन गया बेहद खास। पुणे से 1,500 लोग इधर से हमेशा आते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और इधर हम जो गुरु पूर्णिमा ऐसा दिन है कि जब गुरु को सब कुछ देना चाहिए, हम उधर उस वक्त हम हमारा अवगुण देते हैं, यानी हमारा व्यसन जो कुछ है वो हम अर्पण करते हैं बाबा को, हमारी गुरु दक्षिणा की तरफ, गुरु दक्षिणा के वास्ते हम देते हैं और व्यसन मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हमारी पालकी की ख्याति है। हम 36 साल से हम यहाँ आ रहे हैं।
श्रद्धालुओं का ये जत्था गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेने उमड़ा है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा गुरु को नमन करने का दिन है। मेरे को पालकी में आते 12 साल हो गए। 12 साल से मैं बाबा की सेवा में हूँ। मैं खुद को धनभागी समझती हूँ, पुण्यवान समझती हूँ कि 12 साल से मेरे को बाबा की सेवा करने को मिली। इस साल मैं बिना चप्पल पैदल आ गई, लेकिन मेरे को उस बात की खुशी है क्योंकि बार बार बाबा मेरे गुरु है, बाबा मेरे हर सांस में है। हर सांस इस जन्म की बाबा के चरणों पे अर्पण है। हर गुरु पूर्णिमा में मैं ऐसे ही आने का प्रयास करूँ। गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर देश भर के मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा रौनक शिरडी में दिखती है। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी में 3 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। इसमें दूर दूर से आए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस दिन शिरडी में साईं को गुरु दक्षिणा देने की भी परंपरा है। बाबा को हम हमारे जीवन सदगुरु है और गुरु पूर्णिमा हमारी श्रद्धा और हमारे जो बाबा के हमारे मन में जो ये है उनको समर्पित करने के लिए, हमारे भाव श्रद्धा उनको समर्पित करने के लिए हम आते हैं। जहाँ खुद साईं का वास हो, उस नगरी में गुरु पूर्णिमा का नजारा अद्भुत होता है। बाबा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं और इसलिए हर कोई चाहता है कि बस एक बार साईं के दर्शन हो जाएं। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य जिसे मिल जाता है, उसके जीवन में कोई कामना अधूरी नहीं रहती। यूपी में भी गुरु पूर्णिमा की रौनक है। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले की धूम है। ये मेला गुरु पूर्णिमा के पर्व के नाम से भी जाना जाता है और 5 दिनों तक चलता है। मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मेले में आए श्रद्धालु गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और शिरडी से नितिन मिराने के साथ गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।